तो राजकुमार बाबू भी उसी चिराग मॉडल की उपज हैं। तो उनको तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और वो क्या समझेंगे एनडीए के रिश्ते को। 2020 में वो भले लोजपा से लड़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको पूछिएगा कि कौन उनको वोट दिया, किसका वोट लेके जीते, कैसे जीते। आदरणीय ललन बाबू जो बोल रहे हैं कि हम 40 सीट खाली घटा देंगे, भाई 40 सीट आप घटाने का सोच रहे हैं, पहले आप अपना 16 सीट जो आपको है उस 16 सीट को बढ़ाने का सोचिए। 40 सीट घटाने का मत सोचिए, आपको 16 सीट भी नहीं आएगा। मैं आज कह रहा हूं आपको विजय। अब चुनौती दे रहे हैं ललन जी को। बिल्कुल दे रहा हूं चुनौती। तेजस्वी को जेल क्यों नहीं भेजते हैं? अरे ये भ्रष्ट है तो आप कैसे कर रहे हैं भ्रष्ट? ये आपका सवाल ही गलत है विजय जी। जेल हम क्यों भेजेंगे, हमारी पार्टी क्यों भेजेगी? ये काम हमारा नहीं है जेल भेजना। आपकी पार्टी एकदम से पाक साफ है, भ्रष्टाचारियों को कहीं से शरण नहीं देती है। बिल्कुल। भाजपा डर गई है क्या सर? बिल्कुल नहीं। कैसे लगा आपको? महागठबंधन अगर 2024 में लग रहा है, बता रहे हैं सर, हाँ। 2024 में अगर महागठबंधन साथ होकर लड़ लिया, जिस तरह से अभी साथ दिख रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती जरूर होगी। ये आपको कैसे लगा? कैसे लगा महागठबंधन? इसलिए कि देखिए, राम बदन राय जी सक्रिय हैं, उनको उम्मीद है लोकसभा का चुनाव लड़ने का। लड़े लोकसभा का चुनाव, पार्टी महागठबंधन पहले उनको टिकट दे तब न लड़ेंगे। धरना पर बैठे हुए हैं। मैंने कल देखा उनका एक वीडियो। ई रिक्शा चालकों की जो समस्या है वो समस्या जायज़ है। बिहार में जब से एनडीए में टूट हुई है, नीतीश कुमार अलग होकर भाजपा से राजद के साथ यानी महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया है, तब से भाजपा वालों का पारा हाई है और लगातार भाजपा के कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। हम यहाँ हैं अभी पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार के यहाँ। हम जानना चाहते हैं इनसे कि जो बयानबाजी हो रही है वो कहाँ तक जायज़ है। खास करके नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा जा रहा है। देखिए, निशाना साधने का सवाल नहीं है। सवाल यह है, आपने कहा कि धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। सवाल धरना या प्रदर्शन का नहीं है, सवाल जनादेश का है। 2020 में जो जनादेश मिला था और एनडीए के नेता के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी और उनको कम विधायकों की संख्या होने के बाद भी हमारी पार्टी ने उनको बनाया था, तो जनता का जनादेश के अपमान का सवाल है। हम जनता के बीच गए हैं, चाहे बयान के माध्यम से जाएं, अपनी बात हम धरना के माध्यम से कह रहे हैं, जैसे भी हो, और ये कहने का हमें हक है। और ये परिस्थिति बिहार के अंदर उत्पन्न हुई है और इस परिस्थिति के उत्पन्न करने के पीछे श्रीमान नीतीश कुमार जी की जो अपनी एक कुर्सी के प्रति और राजनीति में जो अति महत्वाकांक्षा है, उसी का ये परिणाम है। जब वो 17 में श्री तेजस्वी यादव को छोड़ करके आए थे तो क्या सवाल था? सवाल यही था कि श्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। आईआरसीटीसी मामले में जो घोटाला हुआ था, जो आरोप लगे थे उन पर, उस आरोप का वो जवाब नहीं दे रहे थे। और आरोप कौन मांग रहा था? आरोप का जवाब कौन मांग रहा था? भाजपा मांग रही थी क्या? नहीं, आरोप का जवाब स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांग रहे थे अपने उप समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि आप जवाब दीजिए कि आपके नाम से इतनी अकूत संपत्ति के आप मालिक कैसे बने, आपके आय का क्या सोर्स है। और जब इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो जैसा कि नीतीश कुमार जी के बारे में जाना जाता था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में समझौता नहीं करते हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज क्या हो गया? आज तो श्री तेजस्वी यादव 4 सीटें हैं उस मामले में, 4 सीटें हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ चले गए। क्या वो आरोप समाप्त हो गया? 4 सीटेड कैसे हैं? अभी आपने कहा कुछ दिन पहले कहा था कि जांच भी पूरी नहीं हुई, फिर 4 सीटेड कैसे? नहीं, जांच जिस समय, सुन लीजिए सर, जिस समय आईआरसीटी के मामले में उन पर मामला दर्ज हुआ, सीबीआई ने किया, तेजस्वी यादव माइनर थे, 17 साल उनकी उम्र थी जब ये संपत्ति के बारे में बताया जा रहा था। तेजस्वी को जेल क्यों नहीं भेजते हैं? अरे ये भ्रष्ट है तो आप कैसे कर रहे हैं भ्रष्ट? ये आपका सवाल ही गलत है विजय जी। जेल हम क्यों भेजेंगे, हमारी पार्टी क्यों भेजेगी? ये काम हमारा नहीं है जेल भेजना। आपकी पार्टी एकदम से पाक साफ है, भ्रष्टाचारियों को कहीं से शरण नहीं देती है। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे पार्टी महाराष्ट्र में सरकार है, कई लोगों को 4 सीटेड किया था, ये ईडी ने किया, आज उसके साथ आप सरकार बनाए हुए हैं। बंगाल में क्या हुआ? नहीं, आप सबसे पहले तेजस्वी यादव पर सवाल कर रहे थे, नीतीश कुमार पर। आप पूरा देश का सवाल एक बार ले आए। हाँ। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर वह कोई आरोप तो था
जिस आरोप का सवाल वो ढूंढ रहे थे नीतीश कुमार जी, और आज क्या आरोप मुक्त हो गए हैं क्या तेजस्वी यादव? मैं पूछता हूँ, 4 सीटें अब जेल क्यों नहीं भेज रहे? सवाल ये है। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के अंतर्गत जाएंगे जो भी होगा। जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। जेल भेजने का काम हमारी पार्टी का नहीं है, ये काम है देश की जांच एजेंसी का, जिसने उन पर आरोप लगाया, जो इसको जांच कर रही है। जांच की अपनी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, 4 सीटें ढूंढे हैं, सुना है, और अब वो आरोप अभी तक उन पर जब उसी तरह से खड़ा है, तो आप देखिए श्री लालू यादव जी पर कब आरोप लगा, कितना साल लग गए उनको सजा देने में। तब तक तो वो कहते रहे, लोग कह रहे थे उनके समर्थक कि ऐसी कोई बात नहीं है, चारा घोटाला पूरी तरह से राजनीतिक है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो जांच के दायरे में हैं, वो जांच के रडार पर हैं, उन पर आरोप है, और जब आरोप उस समय था तो आप वापस आ गए छोड़ करके, और इस समय आरोप है तो फिर आप चले गए। तो इन सारी बातों का जिक्र हमने किया है, और जनता के बीच हम इन सारी बातों को लेके जाएंगे। तो यही है कि आपके पास एकमात्र एजेंडा है? नहीं जी, हमारे पास आज एजेंडा की बात आप करते हैं। 2020 में क्या एजेंडा था? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भले बन गए, लेकिन उस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया गया काम था, हर घर बिजली, चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़े पुल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिहार का विकास, लाखों करोड़ रुपया। 2017 में जब हम वापस आए सरकार में, तो एक नारा आप ही लोगों ने दिया था, मीडिया के लोगों ने, कि डबल इंजन की सरकार। और वो डबल इंजन की सरकार उसी तीव्र गति से विकास का काम की है, और तब जाकर के 20 में उसी उपलब्धि पर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर जो जनादेश आया, वो जनादेश भाजपा का था। वह जनादेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था। भाजपा डर गई है क्या सर? बिल्कुल नहीं। कैसे लगा आपको? महागठबंधन अगर 2024 में लग रहा है, बता रहे हैं सर, हाँ, 2024 में अगर महागठबंधन साथ होकर लड़ लिया, जिस तरह से अभी साथ दिख रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती जरूर होगी। ये आपको कैसे लगा? कैसे लगा महागठबंधन? इसलिए कि 2015 में वो दिखा था। 2015 में दिखा था। 2015 की बात आप 2025 में या जब भी चुनाव होगा उस समय देख लीजिए। आपको लगता है 24 के पहले होगा तो शायद हो भी जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो लड़ा था चुनाव 2014 में, 2019 में, और अब वो सोचें महागठबंधन बना के साथ में थे उनको वो मेरी बात सुन लीजिए। वो पहले स्वयं सोच लें, जनता यूनाइटेड के लोग, आदरणीय ललन बाबू जो बोल रहे हैं कि हम 40 सीट खाली घटा देंगे। भाई 40 सीट आप घटाने का सोच रहे हैं, पहले आप अपना 16 सीट जो आपको है उस 16 सीट को बढ़ाने का सोचिए। 40 सीट घटाने का मत सोचिए, आपको 16 सीट भी नहीं आएगा। मैं आज कह रहा हूं आपको विजय, अब चुनौती दे रहे हैं ललन जी को। बिल्कुल दे रहा हूं चुनौती, बिल्कुल दे रहा हूं चुनौती। बिहार में 16 सीट, 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने 19 में अपने सांसदों के टिकट काट कर उनको देने का काम किया। कहाँ थे? 14 में 2 सीट था और 17 सीट दिए, 16 सीट जीते। आप 16 सीट बचा लीजिएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। आप कितनी सीट जीत लेंगे सर 2000? अरे हम बिहार में, हम तो आपको बता रहे हैं कि 14 में बिना गठबंधन के अकेले भाजपा चुनाव लड़ी, तो उस समय तो जदयू अलग थी। उस समय गठबंधन में जदयू भी नहीं थी। कौन था? जदयू नहीं था। नहीं, जदयू अलग था, आरजेडी अलग थी। तो ठीक था। हाँ, आप ये बात समझ लीजिए। राजनीति में कभी भी 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है। और वो जो सोच रहे हैं कि 6 पार्टी मिला करके और वो एक पार्टी को हराने का काम, भाजपा को रोकने का काम करेंगे, तो ये सब उनके दिमागी फितूर है। और सीट लाइएगा सर? बिहार की जनता जानना चाहती है आपसे। अरे हम तो अभी 17 सीट पर हैं। 2024 में कितनी सीट? मैं बता रहा हूँ 2024 में बिहार में हम तो 17 सीट पर हैं ना अभी, हैं? तो हम 17 से ज़्यादा सीट लाएंगे, इस बात की गारंटी है। गारंटी दीजिए सर। देखिए ये कहना डबल, ये कहना 34 लाइएगा, ये प्रेडिक्शन निश्चित आ सकता है, आएगा, एकदम आएगा 34 सीट, क्यों नहीं आएगा? हम 17 से ज़्यादा रहेंगे और हम चुनौती देते हैं उस 16 से नीचे जाएंगे। ये चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि 16 से नीचे चले जाएंगे, और ये 17 अभी हैं बिहार में भाजपा के सांसद, उससे ज़्यादा आएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि डबल भी हो सकता है 34, लेकिन थोड़ा सा सहमे हुए, डबल के नहीं सीधे बोलते हैं, लेकिन कहते हैं थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके यहाँ पर जो विधायक हैं राजकुमार जी, अपने सरकार के पक्ष में उतर गए हैं जम के। क्यों नहीं उतरेंगे? उनको उतरना चाहिए, लेकिन उनको तो पहले अभी सरकार में आने से पहले और सरकार नीतीश कुमार जी के बचाव में बोलने से पहले स्वयं आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जिस चिराग मॉडल की बात उनकी पार्टी कर रही थी कि चिराग मॉडल से
नुकसान किया, तो राजकुमार बाबू भी उसी चिराग मॉडल की उपज हैं। तो उनको तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और वो क्या समझेंगे एनडीए के रिश्ते को? भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो रिश्ता था, उस रिश्ते के इतिहास को, उस रिश्ते की गंभीरता को कैसे नीतीश कुमार बने और भाजपा ने कैसे बनाया और दोनों ने मिल करके कैसे आगे तक बढ़ा, इस पर राजकुमार बाबू कैसे समझेंगे? अभी तो पहले जदयू को पूरी तरह समझ लें, उस जदयू को पूरी तरह समझ लें, उसके बाद वो श्री नरेंद्र सिंह यहाँ 4 बार के, कितने बार के विधायक रहे? 4 बार के विधायक रहे, और उनके खिलाफ लड़ करके आए वो और जीत गए उसी चिराग मॉडल पर। और पार्टी अपने उस 4 बार के विधायक को भूल गई और वहाँ लोजपा से जो जीत करके आया उस चिराग मॉडल से जदयू के खिलाफ, उसको पार्टी में आज सम्मानित किया जा रहा है। तो जदयू को समझना पड़ेगा, श्री राजकुमार बाबू को। तो ठीक से जदयू भी अभी नहीं समझे हैं, कब निकाल देगा कोई ठीक नहीं है। जदयू फूट डाल रहे हैं। हम फूट काहे डालेंगे? ये क्या क्या? नहीं नहीं, हम फूट नहीं डाल रहे हैं। हमारे मित्र हैं श्री राजकुमार सिंह जी, वो विधायक हैं, वो मंत्री बने। हम तो शुभकामना करते हैं कि वो मंत्री बने, वो जदयू को पहचाने पहले। अभी जदयू को ठीक से पहचाने नहीं है, कितना दिन गया हुआ है अभी। लेकिन भाजपा को पहचान लिए। बोल रहे थे कि 2020 से वो महसूस कर रहे थे कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश हो रही है। भाजपा को तो ठीक बात है, वो पहचाने हैं, इसलिए कि 2020 में वो भले लोजपा से लड़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको पूछिएगा कि कौन उनको वोट दिया, किसका वोट लेके जीते, कैसे जीते। नरेंद्र सिंह जी के साथ था मैं, और उनके साथ, जदयू के साथ खुल के प्रचार कर रहा था, लेकिन क्या भ्रम पैदा कर रहे थे और क्या भ्रम पैदा करके कैसे जीते, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। नहीं, जाइए सर, बताइए स्पष्ट, जनता भी जाने कैसे जीत गए वो। नहीं, जो बोगो सिंह के खिलाफ जो मत था, उस मत का के कारण, उसके पोलराइजेशन के कारण जीते। वो तो टिकट मांगने गए थे कांग्रेस पार्टी से, टिकट ले आए लोजपा से, जीत गए तो चले गए जदयू में। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? लेकिन मेरी शुभकामना है उनके साथ। आप बचा रहे। अब लगता है कुछ भेद खोलने वाले थे, लेकिन बीच में रोक दिए। नहीं, मैं भेद कैसे जीते ये बताइए। वो हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं उनका भेद नहीं खोलूंगा। मेरी पूरी शुभकामना है। भाजपा ने मदद की थी? नहीं, भाजपा ने मदद नहीं किया था, लेकिन ये बात जरूर था कि क्षेत्र के अंदर एक कन्फ्यूजन था, और मैं ये मानता हूँ कि वो कन्फ्यूजन कहीं न कहीं था क्षेत्र के अंदर, और इस कन्फ्यूजन के कारण कुछ जो राजनीतिक परिस्थिति थी चुनाव में बदली हुई थी। राम बदन राय जी भी लगातार सक्रिय हैं बेगूसराय के राजनीति में, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, राम बदन राय जी सक्रिय हैं, उनको उम्मीद है लोकसभा का चुनाव लड़ने का, लड़ें लोकसभा का चुनाव। पार्टी महागठबंधन पहले उनको टिकट दे, तब न लड़ेंगे। धरना पर बैठे हुए हैं। मैंने कल देखा उनका एक वीडियो। ई रिक्शा चालकों की जो समस्या है, वो समस्या जायज़ है, लेकिन आप महानुभाव धरना पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? आप धरना पर बैठ करके क्यों ये मायावी राजनीति फैला रहे हैं? अरे आप सरकार में हैं, आप सरकार में विधान पार्षद रह चुके हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, तो आप तो सरकार से उन समस्या का निदान कराइए ना। धरना पर आप सरकार के खिलाफ क्या बैठे हैं? धरना पर तो हम लोग अब बैठने वाले हैं, बैठ गए हैं। हम लोग भी रिक्शा वाले जो की समस्या है उसके साथ हैं, जो उनकी मांग है, कैसे अवैध रूप से उससे वसूली हो रही है। मांग जायज़ है? ऐसे बिल्कुल मांग जायज़ है। देखिए, ई रिक्शा वाले, मेरे घर के सामने ही यहाँ वसूली होती है, सामने एक बना हुआ है। बस स्टैंड कहाँ पर है? वसूली कहाँ पर हो रही है? क्या वसूलने में जो नियम है, क्या वह नियम न्याय संगत है? एक ई रिक्शा वाला 4 फेरी मार करके यहाँ से पास करता होगा। मैं सुना हूँ कि 4 बार उसको देना पड़ता है पैसा। तो ये सब चीज़ तो ज़रूर गड़बड़ है। जो नगर निगम ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से जिला कलेक्टर से कि इसकी समीक्षा तुरंत करें। तीसरी बात कि पिछले साल जो मुझे जानकारी है कि जो बेगूसराय बस स्टैंड का टेंडर हुआ था, उससे काफ़ी कम राशि में इस बार हुआ है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मैं थोड़ा पुख्ता नहीं हूँ इसमें, और उसमें राशि घट जाती है। राशि बढ़नी चाहिए थी, राशि घटी कैसे? राम बदन राय जी बड़े नेता हैं, हम लोग उन पर बहुत उम्मीद है। वो ई रिक्शा वालों के, अगर ई रिक्शा चालकों के अगर सचमुच में उसके अगर चिंता से अवगत होकर के निदान चाहते हैं, तो उनको
सरकार में बात करना चाहिए। धरना प्रदर्शन तो अब हम लोग करेंगे।